मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से। आगे जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन। प्लांट में भी फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट स्पर्म विथ फीमेल गैमिट ओवम टू फॉर्म जाइगोट। यानी दो हेप्लॉइड सेल फ्यूज करके बनाता है डिप्लॉइड फॉर्म। यानी अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो इस तरह से ओविडक्ट है। देखिए यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है इनफंडिबुलम। ये जो वाइडर प्लेस है इसको कहते हैं एम्पुला। और ये है इस्थमस। ये है यूटेराइन पार्ट। ये आपका है कैविटी ऑफ यूटेरस। इसको हम सर्विक्स कहेंगे। ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस होता है, कई प्रोसेस के बाद जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। अराइवल ऑफ स्पर्म मतलब इधर से स्पर्म एंट्री करेगा, इधर से करेगा, इस तरह से। एट ए टाइम 250 टू 300 मिलियन स्पर्म इंटर्स। कहाँ पे? यूटेराइन कैविटी में जाएगा। और उसमें 60% जो स्पर्म होता है नॉर्मल कंडीशन का होता है, और 40% जो होता है वो वाइग्रस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लेस है, यहाँ जो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये वाला इंडोमेट्रियम है। ये ग्लैंडुलर पार्ट है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी वगैरह होता है। तो 250 मिलियंस में मात्र 1000 ही बच पाता है। ओनली 1000 sperms can enter into oviduct। ठीक। और इसमें एक ही फर्टिलाइज करता है। आउट ऑफ दीज ओनली वन एग कैन फर्टिलाइज। ठीक है। तो इतना प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। जो मूवमेंट होता है 1.5 टू 3 mm पर मिनट मूवमेंट होता है स्पर्म का। और ये पहुंचेगा कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ से आया, इधर जो एग बना ये भी यहाँ पे सिलिया है। सिलिया एट फाइम्ब्रेई कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये आया, तो इसको कहेंगे अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है। और इधर से स्पर्म आया। स्पर्म को हम दूसरे स्ट्रक्चर से डिनोट करें इस तरह से। ये आकर के यहाँ पे चारों तरफ से। तो एक स्ट्रक्चर अगर हम और बनाएं यहाँ पे, देखिए ये एग है, ये इसका न्यूक्लियस है। ऊपर में एक लेयर होता है जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर में कोरोना रेडियाटा होगा। ये सब स्ट्रक्चर बनाने याद करना है।
ठीक है। तो जो स्पर्म है वो जो स्पर्म है वो इंटर चारों तरफ से करेगा। 1,000 है तो उसका कई साइट होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे वहाँ पहुँचेगा तो पहुँचने के पहले जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर बताया थे ऊपर, बोला कि एक्रोजोमल रिएक्ट पार्ट है, और उसके बाद इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इसका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, फिर मिडिल पीस है, और मिडिल पीस के साथ यहाँ पे क्या है, उसका डिस्टल सेंट्रियोल है, ये इसका टेल है। तो यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर में एक कोटिंग होता है हाइलुरोनिक एसिड, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पे एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, क्वेश्चन आएगा। हाइलुरोनिक एसिड इज ए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और एंजाइम। क्या होगा आंसर, बोलिए तो। पढ़े थे ना कार्बो बायोमोलिकुल में, कार्बोहाइड्रेट। तो वहाँ यहाँ इसको रिमूव करेगा। तो रिमूवल ऑफ कोटिंग ऑफ, यहाँ पे मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कोटिंग अराउंड एक्रोजोमर, एक्रोजोम, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। और एक्रोसोम क्या होता है, व्हाट इज एक्रोजोम, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। एक्रोजोम इज मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। आइए इसको क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। तो इसको कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन, यानी जब ऊपर का लेयर हट जाएगा तो उसका मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो रिलीज करेगा। तो करीब 25 to 26 टाइप का एंजाइम होता है, वो कलेक्टिवली उसको कहते हैं स्पर्म लाइसिन। ठीक है। तो वो एक्रोजोमल रिएक्शन, और जब वो रिलीज करेगा तब क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना लाइसिस नाम का एंजाइम है, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये ऊपर वाला पार्ट है कोरोना रेडियाटा, इसके लिए भी एंजाइम है। और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक। तो ये जैसे ही वो गायब होगा तो इसका जो एक लेयर होता है ये आकर के टच करेगा ना यहाँ पे। देखिए इस तरह से ये आकर के, मान लिया ये पहले आया और इस तरह से आकर के ये टच किया, यानी यहाँ ये आगे बढ़ा। ये जो जो सबसे पहले, देखिए, जो सबसे पहले मेम्ब्रेन को टच किया तो क्या करता है, मेम्ब्रेन का चार्ज चेंज कर जाता है। कोई भी मेम्ब्रेन होता है तो उसका आउटर लेयर में Na+ होता है, अंदर में ऊपर में प्लस चार्ज। आप नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं, नर्व कंडक्शन में, ये प्लस चार्ज याद है, और ये माइनस चार्ज। तो इसको कहा जाता है पोलराइजेशन। क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। यानी एक होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है। यानी कि पोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एंड रिकवरी पोटेंशियल। तो जैसे ही यहाँ पे टच करेगा तो इसका जो कंडीशन है बदल जाएगा। यानी ये Na+ के कारण ये दिख रहा है तो सब नीचे चला आएगा। यहाँ पर जो इसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन। तो ये जैसे ही टच करेगा इसको तो उसका मेम्ब्रेन चेंज कर जाएगा। तो एक स्पर्म जैसे ही टच किया तो दूसरा मेल गैमेट वहाँ नहीं इंटर कर पाएगा, सिर्फ एक ही कर पाएगा। और एक जो इंटर करेगा वो पूरा इंटर करेगा
सेल नीचे ही रह जाएगा, यानी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के साथ इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक डिवीजन होता है, इसके बाद एक्रोजोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, स्पर्म एंट्री एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, इसको भी लिख लेंगे। सेकेंडरी oocyte, यानी कि उसमें इसमें एक डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो फाइनली ये फीमेल प्रोनिकुलियस के रूप में बदल जाएगा, और मेल प्रोनिकुलियस है, और ये दोनों जा करके यहाँ पे फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के लिए जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो सेंट्रोसोम में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म एंट्री करेगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद दोनों का प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएगा, फ्यूज करेगा, और उसके बाद जब डीएनए 2n हो गया तो वो अपने आप को रिकवर करता है, समझे। रिकवर का मतलब डीएनए डबल हो गया, तो जितना रॉ मटेरियल है सबको कलेक्ट करेगा, 30 घंटा लगता है, और तब उसमें डिवीजन होता है। तो इतने फेज को हम क्या कहते हैं, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एक एक दो दो लाइन सबका लिखवा देते हैं, लिखिए। पहला कौन सा है, अराइवल ऑफ स्पर्म, लिखेंगे एट ए टाइम 250 to 300 million sperms enter into female reproductive organ, ब्रैकेट में कर देंगे यूटेराइन कैविटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, sperm moves with a speed of 1.5 to 3 mm per minute, 1.5 to 3 mm per minute, 1.5 dash 3 mm per minute, लिखेंगे। 60% sperms, उसी में 60% sperms are of normal activity, but 40% are vigorous. Out of 40%, only 1000 sperms can enter into oviduct. Enter into oviduct. Where only one sperm can fertilize with egg. Only one sperm can fertilize with secondary oocyte. ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte से तो तब फर्टिलाइज करेगा ना जब सेकेंडरी oocyte वहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ओवरी है, यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है, तो ये फिलेरिया एक्शन के कारण यहाँ इंटर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte का अगला पॉइंट में, बाय द सिलेरिया एक्शन, by the ciliary action of fimbriae in the region of infundibulum of oviduct, the released secondary oocytes are absorbed. The released secondary oocyte is absorbed, R नहीं एक ही होता है, released secondary oocyte is absorbed and reach to the site of
and reached to the site of fertilization, that is एम्पुला. एम्पुला के बारे में भी क्वेश्चन आता है. एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट. ठीक है. इसके बाद अगले पॉइंट में आ जाएंगे कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन, द स्पर्म consist of coating around acrosomal region which get removed by enzyme. जैसे एंजाइम में हाइलुरोनिडेज है present in the oviduct, then the process is called capacitation. ठीक है. आफ्टर देन एक्रोजोमल रिएक्शन. अगला पॉइंट. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, after the process of capacitation, acrosome get burst and release several enzymes collectively called sperm lysine. It has enzyme for digestion of corona radiata. लिखिए आगे. It has enzyme for digestion of corona radiata, zona pellucida, डाइजेशन ऑफ कोरोना रेडियाटा. देखिए कोरोना रेडियाटा इसको डाइजेस्ट करेगा. फिर ऊपर का लेयर है एंजाइम फॉर जोना पेलुसिडा एंड एंजाइम फॉर सेल मेम्ब्रेन. 3 तरह का एंजाइम होगा. कोरोना रेडियाटा को डाइजेस्ट करेगा, फिर जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा एंड फिर सेल मेम्ब्रेन को, तब ना टच करेगा. एंड देन केम इन कंटैक्ट विथ एग मेम्ब्रेन. इसके बाद है कॉर्टिकल रिएक्शन. और जैसे ही टच करेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन. लिखेंगे एज द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म केम इन कंटैक्ट. मेम्ब्रेन ऑफ सिंगल स्पर्म लिखेंगे. केम इन कंटैक्ट विथ मेम्ब्रेन ऑफ एग, देन डीपोलराइजेशन अकर. डीपोलराइजेशन मतलब उल्टा हो जाएगा उसका चार्ज. ठीक है. डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, वहां पे एंजाइम रिलीज होता है. ऑल्सो एंजाइम गेट रिलीज्ड to form a tough layer of cortical granules ऑल्सो. जोना पेलुसिडा भी फिर से इंटैक्ट हो जाता है. ऑल्सो जोना पेलुसिडा रिमेन अगेन इंटैक्ट. जोना पेलुसिडा रिमेन अगेन इंटैक्ट. और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, मोनोस्पर्मी. ऑल दीज इवेंट्स रिजल्ट मोनोस्पर्मी. ऑल दीज इवेंट्स रिजल्ट मोनोस्पर्मी. एक एक से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है. 1000 वहां गया था ना, लेकिन एक ही कर पाया. ठीक है. इसके बाद आ जाएंगे स्पर्म एंट्री एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन.
स्पर्म का कौन सा पार्ट इंटर करेगा? यहाँ तक इंटर करेगा, यानी ये न्यूक्लियस और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, लिखेंगे स्पर्म इंटर इनटू एग साइटोप्लाज्म विथ इट्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस into egg cytoplasm with haploid nucleus and proximal centriole। और जैसे इंटर करेगा तो इसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे एज द मेल प्रोन्यूक्लियस become active, then second mitotic division occur, result development of female pronucleus, result formation of female pronucleus with formation of polar body। अब पोलर बॉडी जो बनता है वो डीजेनरेट कर जाता है, ऑल पोलर बॉडी गेट डीजेनरेट, और पोलर बॉडी गेट डीजेनरेट। क्यों? क्यों डीजेनरेट कर जाता है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता। तो डीएनए को डबल होने के लिए भी एंजाइम वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, वो हो नहीं पाता। ठीक है, और अब क्या होगा? कैरियोगैमी। कैरियोन मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस with the help of fusion of male pronucleus and female pronucleus with the help of centrosome। अब सेंट्रोसोम का पार्ट कहाँ से आया? वो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से हुआ। लिखेंगे सेंट्रोसोम के ब्रैकेट में लिख लेंगे डेवलप फ्रॉम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस में ध्यान में रखना है। मल्टीपल चॉइस में क्या ध्यान में रखना है कि एक साइटोप्लाज्म में प्रोक्सिमल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो वो मेल पे ही डिपेंड करता है। तो फीमेल इंडिविजुअल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह माँ ही देती है, लेकिन न्यूक्लियस पिता से आता है, सेंट्रियोल वहाँ से आता है। अब फ्यूज करने के बाद आफ्टर फ्यूजन डिप्लॉयड जायगोट डेवलप। आफ्टर फ्यूजन डिप्लॉयड जायगोट डेवलप। और डिप्लॉयड जायगोट या डिप्लॉयड कह सकते हैं फर्टिलाइज एग डेवलप, और वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो लास्ट पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जायगोट। लास्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या होगा? द फर्टिलाइज एग प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्दर प्रोसेस दैट इज क्लीवेज। इट टेक 30 hours of time prepare for the process of cleavage। क्लीवेज का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक माइटोसिस, CLEAVAG, क्लीवेज। एम्ब्रियोनिक माइटोसिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो इतना था फर्टिलाइजेशन का स्टेज। अब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी 5 पॉइंट है, फटाफट लिखिए। आप प्लांट में भी पढ़े थे तो वही वाला होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमीट बनेगा। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे इट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट। इट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट क्रॉसिंग ओवर आकर सो रिजल्ट वेरिएशन, तो रिजल्ट वेरिएशन है ना। मैटरनल पार्ट पैटर्नल क्रोमोजोम में, पैटर्नल पार्ट मैटरनल क्रोमोजोम में आता है ना। और ड्यू टू वेरिएशन कैरेक्टर्स आर एडेड, अगला पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू वेरिएशन न्यू कैरेक्टर्स आर एडेड, which result adaptation to its surrounding। अच्छा, म्यूट अगर ये वेरिएशन अप टू लेवल ऑफ म्यूटेशन तक हो जाएगा, सडन चेंज हो गया डीएनए में, तो क्या इवोल्यूशन भी होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इफ वेरिएशन अकर अप टू लेवल ऑफ म्यूटेशन, टू लेवल ऑफ म्यूटेशन देन इट कैन लीड एवोल्यूशन। म्यूटेशन हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर का होता है, डोमिनेंट का नहीं। आदमी है तो अचानक म्यूटेशन हो, एवोल्यूशन। और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद रिजर्व फूड जमा होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिजर्व फूड आल्सो गेट स्टोर्ड which is utilized for embryonic development। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, क्लीवेज पढ़ेंगे, और क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। ठीक, क्या लिखे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो मतलब जायगोट को हम कैसे, सिंगल सेल एम्ब्रियो, तो 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, 32 बनेगा, 64 बनेगा, तो उसको ब्लास्टुला कहते हैं। और फिर वो 3 लेयर बनेगा, उसको गैस्टुला कहते हैं। तो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्लीवेज, और समय मिलेगा तो इम्प्लांटेशन, और उसके बाद गैस्टुला। ठीक है, थैंक यू।